पहले बिहार की आधे से अधिक आबादी बहुत अधिक गरीब की श्रेणी में आती थी, लेकिन बीते दशक में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। साथियों, आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही। और ये इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, देशवासियों की मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। पहले बिहार की आधे से अधिक आबादी बहुत अधिक गरीब की श्रेणी में आती थी, लेकिन बीते दशक में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो एक कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए
हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही कर दिया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया। कितना काम किया, एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है। और हम लोगों को जब मिला, शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं? नहीं भाई, पीएम मोदी आ रहे हैं और इस पर तो हम लोग टीका टिप्पणी चल ही रही है। ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बताया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन वो बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं और बिहार के लोगों के पैसे पर आकर यहाँ कार्यक्रम करेंगे। बिहार की गरीब जनता को वो क्या देंगे नहीं देंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो पीएम मोदी का कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम का खर्चा बिहार सरकार दे रही है, बिहार के लोग दे रहे हैं। मधुबनी में भी दिया, पीरो बिक्रमगंज में भी दिया और अभी भी दे रहे हैं। जहां तक रह गई बात लोकोमोटिव फैक्ट्री की, तो भाई फैक्ट्री तो पहले से मढ़ौरा में है, कोई नया थोड़ी ना है। मढ़ौरा में जो चीनी मिल बंद है उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए। जो वहां मॉर्टन टॉफी की फैक्ट्री थी वो बंद है, उस पर बोलना चाहिए। मढ़ौरा में एक तरह से पूरा एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सिटी था, उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए। और आज कोई पहली बार थोड़ी ना आए हैं, ये पिछले 10-12 साल से लोग यही देख रहे हैं कि मोदी जी आते हैं, घोषणा करते हैं, वो होता कुछ है नहीं। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि भाई वो दिन कब आएगा जब बिहार के बच्चों का पलायन रुकेगा। कम से कम इतनी फैक्ट्रियां कब लग जाएंगी कि बिहार के बच्चों को मजबूरी में 10,000 रुपए के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जिस तरह से मोदी जी गुजरात में बात करते हैं उस तरह से मोदी जी जिस दिन बिहार में बात करेंगे उस दिन बिहार के लोग उनकी बात का ध्यान करेंगे, संज्ञान लेंगे। अब बिहार के लोग उनसे क्या उम्मीद रखते सर? आज बिहार के लोग आज क्या उम्मीद रखें भाई? हर बार जब वो बिहार में आए या दिल्ली में बैठे, बिहार के लोगों की तो यही उम्मीद है कि भाई पिछले 15 साल से हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। भाजपा को, एनडीए को बिहार में हमेशा बड़ी बहुमत 30 से ज्यादा सांसद भेजा गया है
और इसी उम्मीद से भेजा गया है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ की भी स्थिति बदले, यहाँ पर भी बच्चों के लिए रोजगार हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगे, सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्री न लगे और हम लोग के बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में जाकर मजदूर न बने। बिहार के लोगों की तो यही अपेक्षा है, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है। सिर्फ ये अपेक्षा है कि बिहार के लोगों का पलायन रुक जाए, बिहार के मजदूरों को, बिहार के गरीब लोगों को मजदूर बनकर गुजरात में आप कैसे देख रहे हैं मुकेश जी को? नहीं भाई, करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, फिर भी आप लोग प्रधानमंत्री के यात्रा पर सवाल खड़ा कर अव्वल तो ये शब्दावली ही राजतंत्र की है। सौगात, तोहफा। लोकतंत्र में आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और स्टेट एक्सचेकर का पैसा है, लेकिन वो भी आप ईमानदारी से बिहार को नहीं देते। आईना सामने रख के प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा, 20 वर्ष की बिहार की एनडीए की सरकार और 11 वर्ष की स्वयं की उनकी, जो नजरे इनायत गुजरात पे है, क्या वही नजर बिहार के लिए है? या पूंजी गुजरात में श्रम बिहार का? ये नहीं चलेगा। जब उड़ीसा जाते थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन जी के बारे में प्रधानमंत्री जी उनके हेल्थ स्टेटस पे बहुत सारी चीजें करते थे। हम वो उनसे उम्मीद नहीं करते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कंप्लीट ब्रेकडाउन की जिम्मेवारी तो उनको देनी होगी, तय तो करना होगा। हवा हवाई नहीं कि शिलान्यास की हुई चीजों का ही बार बार शिलान्यास। और हां, 15 के विधानसभा चुनाव, 20 के विधानसभा चुनाव के अपने वादों और दावों की फेहरिस्त लेके जाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और सेल्फ इवैल्यूएशन करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी मंच पे बोलना बंद कर देंगे। कल पटना में जिस तरह राक्षस राज है, और इसके बीच आप लोग का यह भी कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग से मीटिंग करने के लिए। देखिए, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं। आप अपने रिपोर्टर्स और अन्य एजेंसीज के रिपोर्टर्स और टेलीविजन या प्रिंट मीडियम को पूछ लीजिए, कोई भी घर से निकलने में महफूज नहीं महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री जी पिछली यात्रा में जिस सड़क पर उन्होंने रोड शो किया, उस सड़क पर 3 दिन ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। स्टेटलेस स्टेट का उदाहरण है। क्या प्रधानमंत्री जी चूंकि उनकी पार्टी सरकार में है तो चुप हो जाएंगे? अब देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, आपका हृदय विशाल होना चाहिए, सोच समग्र होनी चाहिए, संकीर्णता के दायरे में नहीं होना चाहिए। और रही बात, हाँ, जो राष्ट्रीय दामाद आयोग है यानी एनडीए, उनके मेंबरान से मिलिएगा जरूर। उन्हें प्रशस्ति पत्र अगर प्रधानमंत्री जी के हाथ से या नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी के हाथ से मिलेगा तो उनका भी तेवर बढ़ेगा। और 100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, फिर भी आप लोग प्रधानमंत्री के यात्रा पर सवाल खड़ा कर। अव्वल तो ये शब्दावली ही राजतंत्र की है। सौगात, तोहफा। लोकतंत्र में आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और स्टेट एक्सचेकर का पैसा है, लेकिन वो भी आप ईमानदारी से बिहार को quota by 5% for Muslims in housing scheme. D.K. Shivakumar made a defending comment saying this is under some schemes. Congress is the modern day representation of Muslim League. It is behaving like Jinnah, who divided India on communal lines. Same thing Congress is doing. They have once said that the first right of resources of this country belongs to Muslims. They have taken away SC, ST, OBC reservations and given it to the Muslim community on religious lines, which is against Ambedkar ji and against the constitution. They have given reservation to Muslims in civil contracts also, which is against the constitutional spirit. And now also, they are doing this only to rub salt into the wounds of the Hindu community. For them, Hindus don't matter. They want to only and only play divide and rule. And this kind of thing is against the constitution, yet the Congress party does it again and again. They want to divide Hindus on caste lines. They
commit the fake caste survey which they have to then take back, where the Muslim population is shown as more, and now they are giving the extra quota to Muslims on the religious basis only because they put vote bank niti above Samvidhan niti. Quota by 5% for Muslims. आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल यह जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है कर्नाटक में, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जमीर अहमद खान, उनकी ये प्रस्तावना थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षण हाउसिंग स्कीम में, चाहे वो अर्बन हाउसिंग स्कीम हो चाहे वो रूरल हाउसिंग स्कीम हो, उसे बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। और कैबिनेट ने उसे सिद्धरमैया जी के अगुवाई में उसमें हामी भरी है, उसे स्वीकार किया है। यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह गैर संवैधानिक है। मगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रति निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की, वास्तविक रूप में वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट और संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो राहुल गांधी जवाब दे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, मगर आपके ही इस निर्णय ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। Constitution for the Congress party and particularly for the Gandhi family is secondary to religious appeasement. गांधी परिवार के लिए और राहुल गांधी के लिए जो रिलीजियस अपीजमेंट है वो सर्वोपरि है और संविधान उसके परे ही आता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल यह जो तोड़ी नहीं जाएगी अगर मकान नहीं। देखिए, ये जो लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है कि पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है। फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई, हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर, जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गडियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सबके रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है और उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान भी देती रहे और लोग जगह भी खाली ना करें। इसलिए झुग्गी वासियों को भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी,
सरकार को पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे और उतना फंड जनरेशन भी आपकी सरकार के पास होना चाहिए कि आप सभी योजनाओं को दुरुस्त रूप में चला सके। तो मैं केवल आज इतना कह सकती हूँ, किसी भी झुग्गीवासी जो यहाँ का परमानेंट निवासी है, सालों से यहाँ रह रहा है, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। हमारे पास जितने नाम, जितने मकान रजिस्टर्ड हैं, हम उनकी एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने सालों साल 50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे, सालों से झुग्गीवासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के बाद, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गीवासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। अभी तो सबकी पेशी होगी। अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी क्लासरूम घोटाले के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये फर्जी झूठा आरोप जो क्लासरूम घोटाले का लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे केसेस की सीरीज में मात्र एक नया एपिसोड है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 200 से ज्यादा केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाए हैं। लेकिन 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एसीबी, सबकी जांच, सबकी रेड, सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके घर सीबीआई की रेड ना हुई हो, ईडी की रेड ना हुई हो, जिनके लॉकर ना जांच किए हो, जिनके बैंक के खातों को ना खंगाला हो, जिनके गांव, जिनके पैतृक गांव, ऑफिस हर जगह चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास नहीं मिला। और ना ही किसी भी फर्जी केस में चवन्नी भर का भी कोई भी एविडेंस कोर्ट में बीजेपी की एजेंसीज प्रस्तुत कर पाई हैं। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय केंद्र सरकार की एजेंसीज को कितना फटकारा था। कहा था कि ये तोते में बंद, पिंजरे में बंद तोते की तरह है, लाइक अ केज्ड पैरेट। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज को कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको स्वतंत्र जांच करनी पड़ेगी, आपको राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम नहीं करना है। और आज फिर से वही कहानी शुरू हो गई है। क्या है कारण इस क्लासरूम घोटाले की जांच का? कारण सिर्फ एक है, 100 दिन में भारत
मौसम विभाग के अनुसार अब 2 से 3 दिन में मौसम दिल्ली में हिट हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं मानसून को लेकर? डिसल्टिंग या कोई अपडेट है? देखिए, अभी पीछे बारिश हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा था। हमने सारे वाटर लॉगिंग जहाँ पर भी ऐसे स्थान थे सबको चिन्हित किया और उसमें 3 हमने गोल बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था, लॉन्ग टर्म था। तो जो शॉर्ट टर्म था जहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं थी और 1 से 1.5 महीने में काम हो सकता था, हमने उसके ऊपर काम किया। उनमें से एक था मिंटो ब्रिज। तो मिंटो ब्रिज इस बार आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी ने बारिश में कई फ़ोटो दिखाए, मिंटो ब्रिज का नहीं दिखाया। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारे मिड टर्म है, जो हमको 3 से 4 महीने में करने हैं, वो उसमें समय लगेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रेन डल रही है, जहाँ पे ड्रेन पिछले 10 साल से 15 साल से डली नहीं थी, वहाँ पे सड़क थी मगर ड्रेन नहीं थी, इसलिए बारिश में जल भराव होता था। वहाँ पे ड्रेन डलने का काम चल रहा है। जैसे मेरा गांव के सामने मुंडका में, वहाँ का वो फ़ोटो दिखा देते हैं मगर ये नहीं बताते कि 10 साल से उन्होंने वहाँ पे ड्रेन ही नहीं डाली थी। अब वहाँ पे ड्रेन डलने का काम स्टार्ट हुआ, रोड को NHAI को ट्रांसफ़र किया गया, उसमें 1-1.25 साल का समय लगेगा। अगले मॉनसून तक, अगले साल वहाँ पे हमको राहत मिलेगी। अभी वहाँ ड्रेन ही नहीं है तो पानी की निकासी का कोई जगह ही नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी वालों से भी पूछना चाहिए कि आपने 10 साल में ड्रेन क्यों नहीं बनाई। आज कोई 3 महीने में ड्रेन नहीं बन सकती है, 2-2 किलोमीटर। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य।